हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? ठीक है। आज आपको मैं क्या बताऊं, ये मैं सोच रहा हूं कि आखिर जो सब्जेक्ट जो बताया जा रहा है उसमें से कई चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर्स में भी बहुत सारे पार्ट हैं। तो आज कल परसों जो प्रीवियस डेज में मैं बताते आ रहा हूं बार बार, उसमें पार्ट वाइज पार्ट तोड़ तोड़ करके मैं बता रहा हूं। और आशा और उम्मीद के साथ मुझे एहसास होती है कि आप सभी को जितने सारे प्रश्न बताया जा रहा है उसमें सारा चीज समझ में आ रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर कि हम क्लास जब भी स्टार्ट करते हैं तो क्लास स्टार्ट करने के समय ही आपको रिकैप के रूप में आपको पूर्व में जो भी इससे संबंधित क्लासेस हुई है उसकी जानकारियां थोड़ा सा हम दे देते हैं आप लोगों को। तो आज आपको मैं बता रहा हूं कि अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो रही है उसमें से आपको जो बताया गया है कि आखिर अकाउंटिंग रेशियो जो चैप्टर है हमारा, उसमें पार्ट वाइज से कौन कौन सा चीज है। फर्स्ट में आपको बताया गया था कि करंट रेशियो के बारे में, दूसरा बताया गया था क्विक रेशियो के बारे में, तीसरा चीज बताया गया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, और चौथा चीज बताया गया है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। पांचवा चीज बताया गया है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ओवर रेशियो, ओके। तो और कुछ चीज बताया गया है तो आप लोगों को पता होगा इस बारे में। लेकिन जो मुझे एहसास हो रही है कि करंट रेशियो एक्चुअली होता है क्या, तो आपको मैं बता दूं कि इस अकाउंटेंसी रेशियो का रिलेशन टोटली बिजनेस से है। अर्थात आपको मालूम है कि एक बिजनेस, क्योंकि मैं 5 मिनट थोड़ा सा लेक्चर्स दे रहा हूं उस पर, उसके बाद मैं टॉपिक पर आता हूं बढ़िया तरीके से। जो सवाल है आपके बीच में उसका पॉइंट वाइज से मैं सॉल्यूशन करूंगा। तो एक बिजनेस जो स्थापित जो हमारा होता है उसका मूल भावना होता है क्या, कि जो भी मर्चेंट या प्रोपराइटर इस्टेब्लिशमेंट जो किया है बिजनेस को, उसके दिलो दिमाग पर एक ही बात रहता है कि हमको इस बिजनेस को करके प्रॉफिट गेन करना है। ऐसा कोई भी बिजनेसमैन नहीं होता है जो स्थापित करते समय ये सोच लेता है या उद्देश्य रहता है उसका कि हम इस बिजनेस को करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हानि उठाएंगे। ऐसी बातें नहीं है। लेकिन जस्ट उसके दिमाग में यही चीज रहता है कि हम इस बिजनेस को करने के बाद एक निश्चित समयावधि के दरमियान में हम प्रॉफिट को एक्वायर करेंगे, ताकि अगले वर्ष हमारा बिजनेस का वित्तीय आकार बड़ा होगा। फिर उस साल फिर वह अपनी प्रबंधन क्षमता को सदुपयोग करेगा, तकनीकी ज्ञान का उपयोग करेगा, प्लान बढ़िया से करेगा और जितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत है उस बिजनेस में वो भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि पिछले वर्ष में जितना हमें लाभ हुआ उस लाभ से हम ज्यादा हासिल कर सके। तो इस चीज को हासिल करने के लिए एक सवाल है कि आखिर हम जो निर्धारित उद्देश्य जो हमारा होता है कि एक निश्चित समय के बाद हम इतना प्रॉफिट हम चाहते हैं, तो उतना दूर तक हमको पहुंचने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से गुजरना पड़ता है। और अगर गतिविधियां हमारी तो कार्यरत है, लेकिन अगर किसी क्षेत्र में अगर कमी हो गई, अगर सपोज मान लेते हैं किसी डिपार्टमेंट में अगर हमारा मशीन काम कर रहा है और उसमें से ऑपरेटर जो मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं और सपोज उसका स्किलनेस नहीं है, माने कुशलता नहीं है वह, तो हमारा मशीन से जितना प्रोडक्ट होना चाहिए वो प्रोडक्ट हमारा नहीं हो पाता है।
तो हमको तलाशना पड़ता है कि आखिर वो ऑपरेटर में क्या स्किलनेस की कमी है। तो हमें ध्यान जाता है कि नहीं, उस ऑपरेटर में एक व्यक्ति का सपोर्टिव हैंड चाहिए, मतलब सपोर्ट में एक वर्कर और चाहिए, और साथ साथ में उसको प्रशिक्षण की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग प्रशिक्षण की उसको व्यवस्था करते हैं ताकि वो ऑपरेटर फुल्ली ट्रेंड होकर के जितना हमारा पर डे या पर वीक या पर मंथ या पर ईयर जितना प्रोडक्ट का हमारा टारगेट होता है वो टारगेट हमें अचीव हो जाए। क्यों ऐसा इसलिए किया जाता है कि मानव की आवश्यकताएं अनंत है। जो मैं पिछली वीडियो में पिछली क्लासेस में बताया हूं कि मानव की आवश्यकताएं अनंत है, लेकिन उस आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए साधन सीमित है। तो उस सीमित साधन का मतलब है मेरे पास आर्थिक रूप से जो पैसा है वह मेरे पास सीमित है, लेकिन उस आर्थिक साधन से हमें एक अपनी आवश्यकता को पूर्ति करना ये बहुत बड़ी चुनाव की समस्या है कि आखिर कौन सा सामान हम लें ताकि हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो। क्योंकि कोई भी उपभोक्ता जो होता है वह अच्छा से अच्छा सामान का उपयोग करना चाहता है, क्योंकि उसे आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न होता है कि एक बिजनेस में जो हमारा प्रोडक्ट जो तैयार हो रहा है तो उसको जब मानवीय आवश्यकता को हमको पूर्ति करना है तो निश्चित है कि जो सामान जिस उपभोक्ता के लिए बनाया जा रहा है तो अगर अच्छी प्रोडक्ट होगी, उसकी क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो मार्केट में उसका डिमांड होता है। और इकोनॉमिक्स का रूल है कि डिमांड अगर ज्यादा होगा तो निश्चित है कि बाजार में हमें सप्लाई देना पड़ेगा, निश्चित है उसका एक निर्धारित मूल्य रहेगा। तो जब सप्लाई हमारा बढ़ाना है तो निश्चित हमारे फैक्ट्री में प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें कई तरह का स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो उस चीज में ये चैप्टर जो हम लोग चालू किए हैं अध्ययन किए हैं, आखिर इस चैप्टर को क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, करंट रेशियो ही क्यों निकाला जाता है, क्विक रेशियो क्यों निकाला जाता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्यों निकाला जाता है, डेटर टर्नओवर रेशियो क्यों निकाला जाता है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्यों निकाला जाता है, ये सारी चीजें हर क्लास में बताया गया है। लेकिन एक थोड़ी सी देर के लिए हम बता देते हैं आपको संक्षिप्त में कि करंट रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। ये शॉर्ट में हम लिख के बता रहे हैं आपको करंट लायबिलिटी। आखिर इसका रिलेशन क्या है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का रिलेशन यह है कि सबसे पहले ये जानने की कोशिश आप कीजिए कि करंट एसेट्स किसे कहते हैं। कि ऐसी संपत्तियां जो अल्पकालीन रूप से मुद्रा में परिवर्तित होने की संभावना रहती है वह हमारा करंट एसेट्स आता है। अन्यथा दूसरी अन्य संपत्तियां हमारा फिक्स्ड एसेट्स कहलाती है। जैसे कंपेयर कि एक बिल्डिंग है और एक आपका देनदार है, डेटर्स, ये दोनों में अंतर क्या है? जैसे बिल्डिंग, किसी के पास बिल्डिंग है आज, तो ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद फिर बिल्डिंग हो जाएगा, फिर तीसरा दिन भी बिल्डिंग है, चौथा दिन भी बिल्डिंग हो, बार बार नहीं हो सकता, वो परचेज नहीं कर सकता है। लेकिन डेटर्स किसको कहते हैं? अर्थात बिल्डिंग हमारा क्या हुआ, करंट एसेट्स ना होकर के नॉन करंट एसेट्स हुआ, मतलब फिक्स एसेट्स हुआ। लेकिन डेटर्स क्या है? ये भी हमारी संपत्ति है, लेकिन किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डेटर्स? तो देनदार क्या है, सबसे पहले इसको जानने की कोशिश कीजिए कि कोई भी मर्चेंट के पास में सेल जो होता है वह 2 तरीके का होता है। एक होता है नगद और दूसरा होता है उधार। तो नगद अगर क्रय करता है तो हम माल उसको दे देते हैं, वह व्यक्ति हमें पैसा दे देता है, तो यहां मेरा कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो जाता है। लेकिन अगर एक उधार खरीदने वाला व्यक्ति हमसे माल लेता है तो हम माल तो उसको दे देते हैं, लेकिन बदले में हमें पैसा ना देकर के वो हमें भरोसा और विश्वास देता है कि एक निश्चित अवधि के बाद में मैं आपको पैसा वापस लौटा दूंगा। अगर 10 दिन के बाद वो देता है तो उस दिन उसका कंप्लीट ट्रांजेक्शन होता है। और ऐसा मर्चेंट क्या करता है कि जिस जिस व्यक्ति को उधार रकम दिया है वह व्यक्ति उस व्यक्ति को याद रखे रहता है कि कब तक, जब तक वह पैसा नहीं दे देता है। तो यहां पर हमारा क्या है कि वह डेटर्स कभी पैसा दे देता है, कभी माल परचेज करने के बाद वह उधार ले जाता है। तो इस तरह से वह कन्वर्टेबल है, मतलब फ्लेक्सिबल है। वह करंट पैसा देने के बाद में मेरा डेटर्स घट जाएगा, मतलब अगर 1 लाख रुपया का मेरा देनदार है, पैसा मुझे देने वाला है, और कल कोई 10,000 रुपया दे दिया, कोई 20,000 रुपया दे दिया, तो इस तरह से घटते जाता है। और प्लस हमसे कोई उधार ले गया तो फिर हमारा प्लस बढ़ते जाएगा। मान लेते हैं 10,000 रुपया फिर उधार ले गया,
इससे क्लियर क्या हो रहा है भाई? इससे क्लियर यही हो रहा है कि हमारा ये सब करंट एसेट्स के दायरे में आता है। और करंट लायबिलिटीज किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द करंट लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज उसको कहते हैं कि जिसका भुगतान मतलब चालू दायित्व उस स्थिति को या उसको कहते हैं कि जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर करना है, विद इन ए ईयर। 1 वर्ष के बाद अगर भुगतान करना है उसको दीर्घकालीन ऋण कहा जाता है, मतलब लॉन्ग टर्म लोन्स कहा जाता है, जो हम लोग यहां पर अभी पढ़ेंगे। क्विक रेशियो के बारे में भी अध्ययन करवाया हुआ है कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक बाय करंट लायबिलिटीज होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो के बारे में बताया हुआ है। इसका सूत्र होता है, आप लोगों को पता होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। डेटर टर्नओवर बराबर होता है नेट क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज डेटर्स, और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बराबर होता है नेट क्रेडिट परचेज बाय एवरेज क्रेडिटर्स। तो इस सारी चीजों को अध्ययन करने के बाद यह मामला आता है कि जहां भी बिजनेस का जो भी पॉइंट में जिस क्षेत्र में अगर कमी आ रही है उस कमी को तलाशा जाता है। कि जैसे आइडियल करंट रेशियो हमारा 2:1 होता है, मतलब 2:1 का मेंटेनेंस अगर किसी बिजनेस में हो रहा है तो वह सेटिस्फैक्टरी पोजीशन में रहता है वह बिजनेस। अगर इससे कम हो रहा है तो वह असंतोषजनक हो जाता है। क्विक रेशियो के बारे में भी ये बोला हुआ है आपको कि आइडियल क्विक रेशियो कितना होता है, आप लोग खुद बता सकते हैं इस चीज को, 1:1 होता है। इस तरीके के सारा चीज आपको अध्ययन करवाया गया है। लेकिन आज क्या है टॉपिक, आज का क्लास का मेन थीम क्या है, इस पर हम आते हैं। अब आपके मनोमस्तिष्क केंद्रित तो हो गया होगा कि सर जो बातचीत जो कर रहे हैं वो किस दायरे में कर रहे हैं और किस चैप्टर में है और कहां पर है। तो आज इतने सारी चीज बताने के बाद में मैं आपके बीच में बहुत ही रोचक चीज डेब्ट इक्विटी रेशियो लाया हूं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है? देखिए, डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर इसका हिंदी होता है ऋण क्षमता अनुपात। और आपको मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं। डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म TERM टर्म्स लोन्स बटा शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड। ओके, अब यहाँ डेब्ट इक्विटी रेशियो देखिए इसी जगह पर अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि करंट लायबिलिटीज के बारे में, और यहाँ लॉन्ग टर्म लोन्स भी आ गया, मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आपको पता हो जाना चाहिए कि करंट लायबिलिटीज का भुगतान जो होता है विद इन ए ईयर होता है, और आफ्टर एन ईयर में हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन्स, मतलब ऐसे दायित्व जो जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष के पश्चात करना है वह हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स हो जाएगा। और जिसका और ऐसे दायित्व जिसका भुगतान हमें 1 वर्ष के अंदर करना है वह हमारा चालू दायित्व कहलाता है। तो यहाँ चालू दायित्व और चालू संपत्ति के बारे में यहाँ चर्चा हम कर चुके हैं पहले। आज आ रहे हैं जो दीर्घकालीन दायित्व के बारे में चर्चा। तो उसमें से आपका फॉर्मूला होता है डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर लॉन्ग टर्म लोन्स बाय शेयर होल्डर फंड्स। तो इसका मेंटेनेंस कितना होना चाहिए बिजनेस में, एक्चुअली बनाया क्यों जाता है, और इसका मेंटेनेंस जो होता है वह कितना होना चाहिए कि डेब्ट इक्विटी रेशियो का सेटिस्फैक्टरी पोजीशन में बिजनेस में रहता है। तो याद रखिए कि आपका 2:1 इसका मेंटेनेंस होगा। ये पोजीशन है डेब्ट इक्विटी रेशियो का। अब यहां पर सवाल आता है क्या कि इसका संबंध किससे दिखाया जाता है कि जो अंशधारियों का कोष है, जो शेयर होल्डर फंड्स है, वह उसका क्या स्थिति है कि लॉन्ग टर्म लोन्स का भुगतान करने में वह क्षमता रखता है कि नहीं रखता है। मतलब दीर्घकालीन दायित्वों का भुगतान शेयर होल्डर फंड्स के माध्यम से वह कर सकता है कि नहीं कर सकता है, यह स्थिति दिखाता है। उस बिजनेस में 2:1 का रेशियो होना चाहिए, तो वह पोजीशन करीबन ठीक रहता है। लेकिन और अच्छा होने के लिए इसमें रेशियो कम होना चाहिए।
अगर किसी बिजनेस में अगर 0.75:1 है तो कहा जाएगा कि ये बिजनेस अच्छा ना हो करके ज्यादा अच्छा मेरा जिसका कम आया है। क्योंकि आपको मालूम होनी चाहिए कि अगर एक मर्चेंट अपनी संपत्तियों को बहुत बढ़ाता है तो कहा जाता है क्या कि वह बिजनेस अच्छा कर रहा है। जैसे एक तरीके से आप समझ सकते हैं टूटी फूटी भाषा में कि आपके घर में भी घर के मुखिया है, वह क्या कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारे फादर है, ग्रैंडफादर है या बड़े भाई हैं, उन लोग जो इनकम पर्सन है उन लोगों को दिलो दिमाग में यही चीज रहता है कि हम अपनी फैमिली को अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे और अपनी फैमिली को हर तरीके का सेवा देने के लिए अपनी फिनेंशियल पोजीशन यानी वित्तीय सुविधा को हम बढ़ाएंगे, वित्तीय स्थिति को बढ़ाएंगे। इस वित्तीय स्थिति में उसके पास बहुत सारी चीज सोच रहता है कि हम घर लेंगे, जमीन लेंगे, बैंक का बैलेंस करेंगे, गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे, तरह तरह का सोच उनके दिमाग में पलटते रहता है। ऐसा आखिर क्यों? ऐसा इसलिए कि वह व्यक्ति जो घर का मुखिया होता है वह व्यक्ति सोचते रहता है कि अपने फैमिली में भी जो भी चीज आवश्यकताएं होती है अगर उसको हम पूर्ति अगर नहीं करते हैं तो वह हमारा परिवार कष्टमय जीवन जिएगा। तो उन्हें कष्ट ना हो, अपने परिवार को कष्ट ना हो, उस कष्ट बचने के लिए वह व्यक्ति अपने आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहता है। इसीलिए वह सुबह से शाम तक वह दिमाग लगाते रहता है, मेहनत करते रहता है, चाहे वह कृषक हो, चाहे व्यापारी वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे वह नौकरी पेशा वाला व्यक्ति हो, सुबह से शाम तक वह आर्थिक उपार्जन क्षेत्र में अपना दिमाग लगाते रहता है। वह सोचते रहता है कि ज्यादा से ज्यादा हम कैसे पैसा को हम कलेक्ट करें, पैसा ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कैसे करें ताकि मेरे वित्तीय स्थिति अच्छी हो जाए और हम अपने परिवार का अच्छी तरीके से सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सामर्थ्य बन सके और भविष्य की जो हमारी कल्पना और सपना है उसको मैं साकार कर सके। जैसे उसके सपने में बहुत सारा चीज रहता है तो ये सारी चीजें उसके दिमाग में पनपते रहता है। तो ये सोचने वाली यहाँ पर पॉइंट है कि वो व्यक्ति जो व्यक्ति कमा रहा है वह संपत्तियों को बढ़ाने के लिए अग्रसर है तो कहता है कि वित्तीय स्थिति हमारा मजबूत बनेगा। और इसके साथ साथ में एक और पॉइंट जोड़ दिया जा रहा है आपके साथ कि अगर उनके पास में दायित्व है तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो इनकम कर रहा है वह दायित्व को बढ़ाते जाएगा। यानी कि अभी आपको मैंने बताया कि संपत्तियों को वो बढ़ाते जाता है तो उसका पोजीशन सुधरते जाता है। और ऐसे लफ्ज में अगर हम आपसे बात करते हैं कि वह व्यक्ति दायित्व को बढ़ाते जाता है तो उसका स्थिति अच्छा होगा। ये सवाल आपके साथ है। क्या आपके मनोमस्तिष्क में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जो सर आप बता रहे हैं वो उससे स्पष्ट ही होता है कि एक इंसान जो कमाने वाला है या अगर व्यापार करके वह बैठा हुआ है मतलब स्थापित किया हुआ है व्यापारी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का रूप हो, चाहे साझेदारी का रूप हो, चाहे आपका सोल ट्रेड के रूप में है, तो वो उस व्यक्ति के पर निर्भर करता है क्या कि संपत्तियों को वो बढ़ाएगा तो उसके स्थिति में सुधार आएगा, दायित्वों को वो जितना ज्यादा से ज्यादा कम करेगा उसका स्थिति ज्यादा अच्छा होगा। मतलब जस्ट इन दोनों के बीच में ऑपोजिट का संबंध है। संपत्तियां को घटाता है तो अच्छा रहता है, दायित्व को जितना घटाता है तो अच्छा रहता है, संपत्तियां को जितना बढ़ाएगा उतना अच्छा रहेगा। ये बात आ रही है। तो यहाँ पर अब आते हैं पॉइंट पर। अब हमारे ख्याल से जो लॉजिक की बात होगी वो हमारे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म्स के बारे में आप समझ गए होंगे और शेयर होल्डर फंड्स के बारे में ये फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। एक दो फॉर्मूला है आपके बीच में, देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स के बारे में। सबसे पहले लॉन्ग टर्म लोन्स में कौन कौन सा आइटम आएगा। सो आपके पास में अगर कॉपी है तो आप इसको लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट तो हम जान रहे हैं कि आप लोग कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म लोन्स बराबर होता है डिवेंचर, ये शामिल होगा आपका, प्लस मोर्गेज लोन। ये सब क्या क्या है इसके बारे में आपको फंडामेंटल चीज कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे ताकि आपका अन्य क्वेश्चन भी आ जाएगा तो बन जाएगा। और आपका बैंक लोन प्लस
लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन और क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, इस पर हम एक चीज ये आपको अध्ययन करवा देते हैं। टॉपिक नया स्टार्ट हुआ है, ए पार्ट, और दूसरा पार्ट में शेयर होल्डर फंड्स जो होता है, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में क्या क्या आ जाएगा, देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल, जो आप लोग इस चीज को पढ़िएगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में, जो चैप्टर चालू नहीं हुआ है, लेकिन केवल लफ्ज को याद रखिए, ये चीज विस्तार से आपको मैं बताऊंगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल संक्षिप्त में आपको बता देंगे अभी। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व एंड, अगर बैलेंस शीट में अगर दर्शाया हुआ है, प्लस जनरल रिजर्व प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट प्लस सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड, इसमें से आपको फिक्सियस एसेट्स घटा देना है। ये फिक्सियस एसेट्स होता है, फिक्सियस एसेट्स, ये फिक्सियस एसेट्स में आपका जैसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। आपको समझ जाना है कि ये फिक्सियस एसेट्स क्या होता है, इसको सस्पेंस लगता होगा, ये क्लियर कर देंगे आपको। अंडर राइटिंग कमीशन, अंडर राइटिंग कमीशन प्लस डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ, अब समझते हैं कि क्या है सो। आखिर लॉन्ग टर्म, यहां स्पष्ट लिख देते हैं, मिट गया था थोड़ा सा, शेयर होल्डर्स फंड्स, इधर ये आपको मिटा दे रहा हूं। अब आते हैं यहां पर कि डेब्ट इक्विटी रेशियो बराबर सूत्र होता है लॉन्ग टर्म लोन्स बाय शेयर होल्डर फंड्स। तो लॉन्ग टर्म लोन्स में हमारा जो शामिल हो, क्योंकि इस चीज को अगर स्टडी ना किया जाए तो ये चीज समझना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। देखिए डिवेंचर क्या होता है, सो आपको स्पष्ट करते हैं इस चीज को, कि जैसे संक्षेप में, क्योंकि इसका चैप्टर एक नया है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसमें विस्तार से मैं बताऊंगा कि एक कंपनी जो है उसके पास में पूंजी इकट्ठा करने का, कैपिटल एक्वायर करने का दो तरीका होता है। एक होता है शेयर कैपिटल के रूप में होता है, और एक होता है डिवेंचर के रूप में या ऋण के रूप में जाना जाता है। कि अगर कंपनी को कोष की जरूरत है, फंड की जरूरत है, तो मार्केट में शेयर कैपिटल जारी करके, मैंने शेयर जारी करके वह कैपिटल के रूप में पैसा इकट्ठा कर सकती है। लेकिन अगर इसके बावजूद कर ली है शेयर कैपिटल के रूप में और फिर पैसे की और जरूरत है, तो मार्केट से हम किसी से पैसा लेना चाहते हैं या बैंक से लेना चाहते हैं, तो उस अनुसार से आरओसी के माध्यम से, वह रजिस्टर्ड किया हुआ कंपनी है, तो वह डिवेंचर के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर सकती है। मतलब है क्या कि इस शेयर होल्डर फंड्स में आपको लॉन्ग टर्म लोन्स में ये डिवेंचर जो शब्द आया, ये हमारा लायबिलिटीज है। क्या है? लायबिलिटीज, कि हमको ये पैसा भुगतान करना जो है, डिवेंचर का, ऋण पत्र धारियों का पैसा वापस जो करना है 1 वर्ष के बाद करना है, 1 वर्ष के अंदर नहीं करना है। यह लॉन्ग टर्म लोन्स में आ जाएगा। मोर्गेज लोन क्या है? ये मोर्गेज लोन क्या है से इसको पहले समझिए कि जैसे किसी भी व्यक्ति से हमने लोन लिया 1 लाख का, और बदले में उसे ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण हम उसको दे दिए 1.5 लाख का। तो आप बताइए
कि वह व्यक्ति जो हमें पैसा दिया है वह व्यक्ति पूरी तरीके से सुरक्षित है या नहीं है। 100% सुरक्षित है। इसलिए सुरक्षित है कि कल के तारीख में वह व्यक्ति जो लिया है पैसा, वह व्यक्ति किसी कारण से उस पैसे को वापस नहीं करता है, वह नियत के अनुसार से हो या तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन काफी गड़बड़ा गया हो, अर्थात वह क्षमता न रखता हो, तब ऐसी स्थिति में जो पैसा दिया है वह उसके ऑर्नामेंट्स को वह सेल कर देगा और अपना पैसा वह वसूल कर सकता है। मतलब इसको कहा जाता है सिक्योर्ड लोन, रक्षित लोन है, मतलब रक्षित कर्ज, एकदम सुरक्षित है, उसका पैसा डूब नहीं रहा है। तो यहाँ पर मोर्गेज लोन है, ये बंधक ऋण होता है इसका हिंदी, माने बंधक रखा गया है। बैंक लोन आपको पता है कि बैंक फाइनेंस करके लोन दी है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है। और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, अगर लॉन्ग टर्म प्रोविजन का मतलब क्या हुआ कि अपने ऋण लेने के लिए किसी प्रकार का आयोजन की व्यवस्था किया है लॉन्ग टर्म के रूप में, तो वह हमारा लॉन्ग टर्म लोन्स के रूप में आ जाएगा। और शेयर होल्डर फंड्स के रूप में कौन कौन आएगा? आपका शेयर कैपिटल दिया रहेगा प्रश्न में, या तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहेगा। इन दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में बताएंगे। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर चालू होगा तो इसमें कैपिटल रिजर्व, बैलेंस शीट में अगर पूंजीगत संचय के रूप में अगर दिया हुआ है डाटा, तो उस हमारा शेयर होल्डर फंड के रूप में जाएगा। और जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, और सिंकिंग फंड भी दिया हुआ है, ये तीनों डाटा जो है हमारा शेयर होल्डर फंड में जाएगा। और साथ साथ में अगर क्रेडिट बैलेंस और पीएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या हुआ कि आपको मैं बताया हूं कि अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर हमारा क्रेडिट साइड में हमारा जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा, कहा जाए क्रेडिट बैलेंस जो हमारा प्रॉफिट शो हो रहा है, इसलिए हमारा शेयर होल्डर फंड्स में जाएगा और यहाँ प्लस होगा। और साथ साथ में सिंकिंग फंड भी तो बता दिया आपको, ये फिक्सियस एसेट्स क्या है और इसके रूप में कौन कौन जाना जाता है। तो फिक्सियस एसेट क्या है, देखिए एक ऐसी संपत्तियां जो कल्पित हो, वास्तव में वो संपत्ति नहीं है, जो कल्पित हो, माना हुआ है कि जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक रूप से मैंने खर्च कर दिया। जैसे मान लेते हैं किसी प्रकार का विज्ञापन होता है और उसका एडवर्टीजमेंट के रूप में मैंने 10 लाख रुपया का मैं पहले पे आउट कर दिया हूं और उनसे बातचीत हुई कि मेरा एड जो चलेगा वह हमारा 5 वर्षों तक चलेगा। तो 5 वर्ष में 10 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट हुआ, यानी 2 लाख रुपया जो बचा वह प्रत्येक वर्ष के लिए हो गया। तो इस साल का खर्च जो हुआ सो हमारा करंट ईयर का हुआ, लेकिन शेष जो 4 साल का बचा हुआ है वो 4 साल का हमें एडवांस के तौर पर हम 8 लाख दे चुके हैं, तो वह हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के रूप में कहलाता है। मतलब वो संपत्तियां हमारा प्रीपेड के रूप में है। अंडरराइटिंग कमीशन भी है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स है, ये सब हमारा फिक्सेड एसेट्स के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक सवाल आपको देखते हैं और फिर आपका क्लास थोड़ा सा आज लेक्चर्स क्लास में थोड़ा सा बता दिए हैं, इसलिए सवाल को 1-2 सवाल और रीडिंग करेंगे। अगर टाइम ओवर हो जाएगा तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज्वाइन करने का। मैं और क्वेश्चंस आपके बीच में और रखूंगा। तो देखिए अब प्रश्न देखते हैं। एक सवाल, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देख क्वेश्चन नंबर आपका है 15A, 15A। ये 15A में क्या है सो देखते हैं। 15A में पहले स्टडी करवा देता हूं क्वेश्चन आपको कि फ्रॉम द फॉलोइंग एज सर्टेन द डेब्ट इक्विटी रेशियो, शेयर कैपिटल आपका 2 लाख रुपया दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, 10% डिवेंचर दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका जो है, इक्विटी शेयर कैपिटल जो आपको थोड़ा देर पहले बताएं, तो ये आप महसूस कर सकते हैं कि ये कहां जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन में जाएगा या शेयर होल्डर फंड में जाएगा। जनरल रिजर्व,
जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है 1,60,000। ओके, उसके बाद 10% डिवेंचर, 10% डिवेंचर्स कितना दिया हुआ है 1,50,000। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है करंट लायबिलिटीज 1 लाख। उसके बाद दिया हुआ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है 10,000। तो ये मामला आ रहा है क्या क्या निकालना है हमको, कैलकुलेशन ऑफ डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो इक्वल टू लॉन्ग टर्म लोन्स बटा शेयर होल्डर्स फंड। तो लॉन्ग टर्म लोन्स में आपका 10% डिवेंचर आ गया आपका, बटा शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, प्लस जनरल रिजर्व प्लस 10% डिवेंचर तो इसमें चला गया, करंट लायबिलिटीज तो जाएगा नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस हो जाएगा फिक्सेड एसेट्स के रूप में। प्रिलिमिनरी, बारिश तो इधर काफी जोरों से लगा दी है। 10% डिवेंचर 1,50,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 2 लाख, जनरल रिजर्व आपका 1,60,000 माइनस 10,000 आपका ये हो जाएगा आपका 1,50,000। कितना हो जाएगा 2 लाख और 1,60,000 3,60,000 और 10,000 माइनस 3,50,000 मैंने 15/35, 5 दिया 15, 5 7 35। तो यहाँ पर निकल गया 0.28, 2 बचा आपका 7 7 दूनी 14, 6 बचा 7 56 इतना, अर्थात 0.3:1। आप इस चीज को अध्ययन करने के बाद आपके दिलो दिमाग पर एक प्रश्न आता होगा कि ये 0.43:1 है और 2:1 सर बताए हुए हैं, तो 2:1 मैक्सिमम पोजीशन है, अर्थात उस पोजीशन तक अगर रहता है तो मैक्सिमम रहता है उसका पोजीशन, कि उसके बाद उसका स्थिति डेंजर हो सकता है। और यह पोजीशन 0.43 आ रहा है, तो ये समझिए कि ये बिजनेस बहुत ही अच्छा स्थिति में, दायित्व भुगतान करने की क्षमता में है। इस प्रकार से आज का क्लास में आपको मैं बता दिया, लेक्चर विद प्रैक्टिकल के साथ में। आप रीज्वाइन करना चाहते हैं तो एक सवाल और हम बता देता हूं, आप रीज्वाइन कीजिएगा। और यहाँ तक का सवाल आशा और उम्मीद के साथ है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।